और हमारे गेस्ट यूसुफ चोपदार जी, पंकज जोशी जी और श्याम सुंदर शर्मा जी मेरे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं। और साथ ही मेरे कुछ और सहयोगी रण क्षेत्र जहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे, उस रण क्षेत्र में हमारे भी सहयोगी डटे हुए हैं। आपको नजर आ रहे हैं। बीकानेर से सहयोगी सतवीर मेरे साथ हैं और भरतपुर से दिनेश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं सतवीर आपके पास आ रहा हूं और जानना चाहता हूं रण क्षेत्र में किस तरह से लोग अपने भागीदारी निभा रहे हैं। ये जो निकायों का रण सजा है, क्या तस्वीरें हैं युद्ध स्थल की या रण क्षेत्र की कह लूं? जी बिल्कुल, अगर मतदान केंद्रों की बात कर लें तो सुबह का जो वक्त था उस समय थोड़ी सी जो मतदाता कम आए थे और उसके बाद में मतदाताओं की संख्या बढ़ी थी। अभी मैं जिस बूथ पर हूं यहाँ पर अभी कुछ ही देर बाद में जो ऊर्जा मंत्री हैं बीडी कल्ला वो पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। कुछ ही देर बाद में वो आने वाले हैं और अपने परिवार के साथ में अपना मत यहाँ पर डालेंगे। फिलहाल अगर उत्साह की बात कर ले तो पूरे बीकानेर में इन चुनावों को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि शहर की सरकार है, मुद्दे भी काफी है, वार्ड में स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर ये जो चुनाव है ये लड़ा जा रहा है। फिलहाल एक मतदान केंद्र पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो मतदाता है वो धीरे धीरे यहाँ पर आते हुए जा रहे हैं। वहीं तक आपको बता दूं कि अभी 10 बजे तक 17% मतदान यहाँ पर हो चुका है और मतदाताओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार अभी जारी है। और कुछ ही देर बाद में जब बीडी कल्ला भी यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद में पूरी यहाँ पर स्थिति साफ तौर पर देखने को मिली। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? काफी हावी आप मत देने के लिए आए हैं। मैं खुद रनिंग पार्षद हूँ। अभी तक मुद्दे इस वार्ड में अधिकांश काम हो चुका है। अब थोड़ा बहुत काम वो बाकी है, तो नेक्स्ट जो भी चुनेगा वो अपने काम करेगा। लेकिन माना जा सकता है कि मुद्दे आप कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब कुछ शांति हो गया है, काम भी पूरा है, लेकिन फिर भी गंदगी, आवारा पशु और ये कुछ ज्यादा रोड लाइटें वो काफी इस वार्ड में आप वार्ड की जनता से पूछो ना तो रोड लाइट बंद रहती है ना अधिकांश गंदगी रहती है। आप क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? गंदगी बहुत है हमारी गली, जाके देखो। सम्राट रंगा आज तक ही नहीं है हमारी गली में। वार्ड अलग है, आज तक नहीं है। हम 10 बार जा चुके हैं, आज तक अभी गली टूटी हुई है, नाली टूटी हुई है। पार्षद सम्राट रंगा। बिल्कुल, आप बताइए आप क्या समस्याएं देखते हैं यहाँ पर? जो मैं वार्ड नंबर 73 का वोटर्स हूँ। मैं वार्ड नंबर 73 के अंदर 30% से कम काम हुआ है। गंदगी, कचरे पड़े हैं 24 घंटा। बीमारियां, मेरे घर में खुद के 5 जने डेंगू के रोगी हैं। सफाई कभी नहीं होती। उस पार्षद से हम ज्यादा दुखी थे जो साइन करने के लिए अपने 5-7 बार घर बुलाता था। ये बता देता हूँ मैं आपको। तो समस्या बहुत है। अगर इस बार आप वोटर लाते हो, इस बार अगर आप वोटर अच्छा प्रतिनिधि लाते हो तो चुनाव में कार्य काम होगा। इस बात को हम दावे से कहते हैं। हाँ, तो मैं जब अपने साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा था, मैं तो इस बात को खंगालने की कोशिश कर रहा था। और दिनेश, ये सवाल मेरा आपके लिए होगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं अपने पॉइंट को। मैं इस बात को खंगालने की कोशिश कर रहा था कि ये जो शहर की सरकार मतदाता चुनेंगे वो दरअसल मैंडेट किस ओर होगा, लोग क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं। जैसे बीजेपी कह रही है प्रदेश सरकार के 1 साल के कामकाज पर आम राय होनी ये चाहिए कि जैसा चुनाव है जो लोग काम कर रहे थे उनके काम पर मोहर लगे या न लगे। कहने का मतलब जहां पर जिसका बोर्ड वो अपना हिसाब किताब दे, तो लोग भी उसी हिसाब से वोट डाल रहे हैं या फिर राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राज्य के मुद्दे हैं, क्या आखिर क्या है जिसके लिए लोग वोट डालने जा रहे हैं? दिनेश, वो मैंडेट किस ओर देना चाहते हैं? लोगों से बातचीत करें, जवाब करें। बिल्कुल स्वप्न, देखिए जैसा लोगों से हमारी बात हुई है तो मुद्दे तो स्थानीय ही है। कुछ कई क्षेत्रों में हम गए, लोगों से हमने बात करी तो अधिकांश लोग जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर ही वोटिंग कर रहे हैं। और भरतपुर में चूंकि मैं हूं तो भरतपुर की अगर बात की जाए तो भरतपुर में जो वोटिंग हो रही है वो कांग्रेस के लिए खासतौर से। मैं रोक रहा हूं दिनेश, मैं आगे आपके पास आऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण बैठक मीडिया से बातचीत कर मेरे अनाउंसमेंट हो चुके हैं वर्किंग कमेटी द्वारा कि कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, संघर्ष करेगी। जो देश की आर्थिक स्थिति है, देश की आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है। भारत सरकार को इनको चिंता ही नहीं है, इनको कुछ समझ भी नहीं है। जब निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है, उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि पंडित नेहरू की नीतियों को इन्होंने समाप्त कर दिया और इनको खुद को समझ नहीं है आर्थिक नीतियों की। इनको चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों को अडॉप्ट करे। तो आप समझ सकते हो देश की दिशा में जा रहा है।
उस हालात में आज सब लोग दुखी है, सब व्यापार धंधे ठप पड़ रहे हैं। नौकरी लगने के बाद छोड़ दीजिए, 2 करोड़ के वादे किए थे, नौकरी जा रही लोगों की। ऐसे हालात में पूरा युवा वर्ग दुखी है, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये छोड़ के कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने तय किया है कि कैसे हम लोग संघर्ष करें, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। वो संघर्ष हमारा जारी रहेगा और उसके लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। आज जो निर्णय होंगे वो बाद में बता दिए जाएंगे आपको। सर, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि लोग तो शादियां कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, और मंदी की बात कहाँ है? मंदी तो नहीं है देश में। ये ऐसी बेवकूफ़ी की बातें सुनते सुनते लोगों के कान पक गए हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग, बड़ी हंसी आती है। ये तमाम जुमले इनके समाप्त हो गए हैं जब हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र की जनता ने जो इनको सबक सिखाया है, हाई प्रोफाइल में कैंपेन किया है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, इनकी धज्जियां उड़ गई है। अब लोग समझ गए कि इनके जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो सीएम अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे मीडिया से बातचीत में। और चलिए एक बार फिर लौटते हैं निकायों के रण पे। और दिनेश से मेरी बातचीत अधूरी रह गई थी। इस बीच मेरे साथ एक गेस्ट जुड़ रहे हैं, पंकज जोशी। अब मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे मनीष पारीक जी, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। लेकिन उससे पहले दिनेश, हाँ, मैं जो आपसे बातचीत कर रहा था उसे जारी रखें। भरतपुर की मैं बात बता रहा था कि भरतपुर में अगर बात की जाए तो यहाँ प्रतिष्ठा का सवाल जो है वो ज्यादा कांग्रेस के लिए इसलिए क्योंकि तकरीबन 2.5 दशक से यहाँ पर कांग्रेस का वोट नहीं बन पाया है। भाजपा जो है लगातार यहाँ पर काबिज होती रही है और बीच में एक बार जो है निर्दलीय यहाँ पर मेयर बना है। बहरहाल हमने जगह जगह से तस्वीरें दिखाई मतदान केंद्रों के अंदर की, एक बार मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। कैमरामैन से एक बार कहूंगा, ये भरतपुर का खिरनी घाट इलाका है और काफी व्यस्तम इलाका है, तो कैमरा ये जो है बड़ी संख्या में लोग जो है मतदान के लिए निकल रहे हैं घरों से। और औसत जो है प्रदेश का औसत अगर बात की जाए तो उससे ज्यादा वोटिंग कहीं भरतपुर में हो रही है। मेरे साथ शिव कुमार वशिष्ठ हैं जो भरतपुर कवर करते हैं। आप बताइए कितनी % वोटिंग अब तक हो चुकी है भरतपुर में? जी मैं बताऊं, बिल्कुल जो 2 घंटे का परसेंटेज हमारे पास आया है 10 बजे तक का, उसमें 18% भरतपुर में हो चुकी है, परसेंटेज हो चुकी है। और धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है, लोग घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। मतदान के प्रति खास तौर से युवा और महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं अपना घर का कामकाज छोड़ छाड़ के नहीं, पहले मतदान करने के लिए आ रही हैं। और रूपबास की भी बात करें तो रूपबास पहली नगर पालिका की बार बनी है और वहाँ मतदान हो रहा है। वहाँ अब तक 38% मतदान हो चुका है, लोगों में भारी उत्साह है। और बताया जा रहा है कि संवेदनशील मतदान केंद्र सबसे ज्यादा है राजस्थान की अगर बात की जाए, तकरीबन 101 संवेदनशील मतदान केंद्र है। उनके लिए क्या खास बंदोबस्त इस बार किए गए हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भरतपुर में 65 वार्ड हैं, इनमें से 64 वार्डों पे आज मतदान हो रहा है, एक तो निर्विरोध हो गया है। और 101 जो संवेदनशील वार्ड हैं वहां पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बल भी वहां तैनात किए गए हैं, हथियारबंद जो सैनिक हैं वो भी वहां पर तैनात है, पुलिस चप्पे चप्पे पर। अब कुछ वोटर से हम लोग बात कर लेते हैं। वोटर से आप लोग बताइए किस तरह के मुद्दे हैं भरतपुर में और क्या सोच के आज वोटिंग करने निकले हैं आप लोग? छोटी छोटी समस्याएं, काफी सारे मुद्दे ऐसे होते हैं। जो ये वार्ड मेंबरी का चुनाव है, ये 5 साल में आता है। ये क्या सड़क से यानी लोग पब्लिक से जुड़ा हुआ चुनाव है और इसमें क्या है, सभी लोग अपनी प्रतिष्ठा को रखते हैं कि हमारी समस्याएं दूर हो सके, घर घर डोर टू डोर जाकर। और ये बहुत अच्छा है, शांतिप्रिय चुनाव चल रहा है। आपने वोट डाला है अभी तक? डाला है सर। क्या सोच के वोट डाला है? क्या कुछ इसलिए कि भरतपुर का विकास हो। भरतपुर के में विकास की बहुत कमी है कि जब सबसे पहले तो यहाँ सुजान गंगा का जो प्रदूषण हो रहा है, इससे सारी लोगों में मच्छर और इतने फैल गए हैं कि यहाँ के हर घर में डेंगू तय हो गए हैं। दूसरी समस्या यहाँ की नालियों की है, जिसमें नालियाँ इतनी गंदी रहती हैं, जिसकी तीसरी क्या है कि यहाँ निर्दलियों का ज्यादा जोर है। और चौथा क्या है कि यहाँ सड़क का अभाव है। आप बताइए किस तरह के मुद्दे खासतौर से हावी रहने वाले हैं इस चुनाव में? यहाँ देखो ये क्या है कि एक परिवार जैसे एक चुनाव होता है, छोटा चुनाव होता है वार्ड मेंबर का, तो वार्ड मेंबर की छवि देख करके और लोग ये देखते हैं कि हमारा काम कौन करा सकता है, कौन इरादा, कौन स्वच्छ छवि से काम करता है और कौन वार्ड में शांति प्रिय बना सकता है, कौन वार्ड को लाइट वगैरह, रोड वगैरह, ये छोटी छोटी समस्या। स्वप्निल, भरतपुर की अगर बात की जाए 400 प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में है। कुछ प्रत्याशी क्योंकि आज सांसें जो है काफी ऊपर नीचे हो रही होंगी, कुछ प्रत्याशियों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आज तो क्योंकि परीक्षा की घड़ी है,
किस तरह की उम्मीदें आप इस चुनाव से लेकर चल रहे हैं? मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इस बाढ़ में आज तक जो भी 25-30 साल से जो बीजेपी की गवर्नमेंट इसमें हावी रही है, और मुद्दा ये रहे हैं कि यहाँ ना तो नालियों की व्यवस्था हुई है, ना रोडों की व्यवस्था, सुगरों के आने की व्यवस्था नहीं रोक पाए, और बंदरों का आतंक है, सांडों का इतना भयंकर आतंक है कि यहाँ अभी तक इन व्यवस्था को बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। अब आने वाले टाइम में हमारे राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री भरतपुर से हैं, नहीं वो दिनेश, इस समस्या का दिनेश फिलहाल ये स्क्रीन पर फिलहाल मैं नहीं आने दे सकता, लेकिन फिर बात घूम फिर कर वही है। इसका मतलब है कि लोग क्या जो बोर्ड रहा है स्थानीय स्तर पर या जो पिछली शहर की सरकार रही है उसके कामकाज के आधार पर वोट डाल रहे हैं, या फिर वो ये देख रहे हैं कि जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहा करती थी कि कड़ियां जोड़िए तभी विकास का रास्ता आसान हो पाता है, और या फिर अगर किसी दल को ये उम्मीद थी कि राष्ट्रीय हालात या राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हमें वोट मिल सकता है, हालिया 2-3 ऐसी बड़ी घटनाएं रही हैं जो वोट का कारण बन सकती हैं, तो क्या उसका भी घोल है? इसको खंगालने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, देखिए कुछ और मतदाताओं से हम बात कर लेते हैं। आपने अभी तक वोट डाला है और क्या क्या सोच के वोट डाला है, क्या क्या कैसे प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं? ये एक वोट होती है जो कि ये जो वार्ड मेंबरी का इलेक्शन है, ये एक पार्टीवाद का इलेक्शन नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इलेक्शन होता है, और इसमें अपने एक व्यवहार का इलेक्शन होता है जो कि व्यवहार के अनुसार ही उसको मतदाता को मत देना चाहिए। किन समस्याओं का समाधान आप चाहते हैं? भरतपुर में क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ? समस्याएं तो यहाँ गंदगी की जगह जगह ढेर मिल जाएंगे आपको। नालियाँ सही तरीका से बनी नहीं है, बरसात के दिनों में बाढ़ों में पानी भर जाता है, ये सारी समस्याएं। अब बंदरों का आतंक है, सांडों का आतंक है, सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ उठा के पटक देते हैं, तो ये सारी समस्याएं जो कि दूर होनी चाहिए। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या कैसा प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं? किस तरह के क्या सोच के आज वोट किया आप? देखिए, हम तो व्यक्तित्व पे विश्वास रखते हैं, व्यक्तित्व के अलावा किसी पे महत्व नहीं देते। ठीक है, अगर कैंडिडेट अच्छा है उसी पे समर्थन करते हैं, और कुछ नहीं। जो हमारे लिए आज ही नहीं अगले 5 साल तक लड़े, और पिछले 5 साल तक जिसने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये अच्छी बात है कि लोग व्यक्ति चुनकर जो है वोट अपना देना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे सभी लोगों से हमने बात की और सभी का जो लब्बो लुआब है यही निकल के आया कि हम ठीक है व्यक्तित्व। दिनेश, आगे भी मैं आपके पास आऊंगा, और मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़ रहे हैं। मेरे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी नहीं है इस सफर में, आगे मानचंद खंडेला जी जुड़ रहे हैं और मनीष पारिक जी जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। यूसुफ चौबदार जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। दरअसल मानचंद जी, जस्ट 15 मिनट पहले हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे, एक बार उसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैं, ताकि बातचीत आगे बढ़े, वापस शुरुआत से न आए। ये जो मैंडेट होगा शहर की सरकार का, वो मैंडेट इशारा किस ओर करेगा, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। मानचंद जी, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि मैंडेट जो है उसके तरफ होगा जो काम कर सकने की संभावनाएं अधिक रखता होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, तुलनात्मक रूप में, चाहे उसको राष्ट्रीय मुद्दा कहो चाहे स्थानीय मुद्दा कहो, जिस पर रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, तुलनात्मक रूप में कह रहा हूं, तुलनात्मक रूप में विश्वसनीयता ज्यादा होगी स्थानीय आधार के ऊपर। और मैं समझ रहा हूं इसमें अशोक गहलोत जो है बाजी मार रहे हैं। क्यों बाजी मारे? लगातार वो सहजता के साथ में, सरलता के साथ में अपनी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, और घोषणाएं वास्तव में काबिले तारीफ बात। अब की बार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जनता की नब्ज को टटोलकर और उसके बाद में घोषणाएं कर रहे हैं और त्वरित रूप से उसको क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, अब जो पराभव वाली पोजीशन है वो बीजेपी की है, और उत्तर उठने की पोजीशन जो है वो कांग्रेस की है। अगर पार्टी एक साइकिल की तरह आप इसे देख रहे हैं, लेकिन इस साइकिल पर ये जो साइकिल, जैसे अब मैं कहूं कुछ परंपराओं को राजस्थान ने तोड़ा, जैसे कि माना जाता था जो विधानसभा में बेटर परफॉर्म करेगा वो लोकसभा में बेटर परफॉर्म करता है, वो स्थिति ध्वस्त हुई है। तो हो सकता है कि लोग अब बहुत ज्यादा इशू बेस होने की जगह अब फेस बेस भी हो सकते हैं। मानचंद जी, इसकी भी संभावनाएं बनती हैं। इसलिए मनीष पारिक जी, मुझे एक बात आपसे भी जाननी है कि मैक्सिमम जगहों पर तो आपका बोर्ड रहा, मैक्सिमम जगहों पर, ये बात आप भी जानते हैं, तो ये उनके कामकाज पर मैंडेट क्यों नहीं होगा? ये सरकार के 1 साल के ही कामकाज पर मैंडेट क्यों होगा?
नहीं सपने, ये तो महानचंद जी कह रहे हैं। बात तो ये है कि जो सेवा भावी पार्षद है बीजेपी के, वो चुनाव जीतते हैं। आपने देखा ज्यादातर पार्षद इसलिए जीतते हैं, इसलिए चेयरमैन बनते हैं। ये नगर पालिका नहीं बना सकते हैं भानचंद जी। अभी जो चुनाव हो रहा है वो पार्षद के लिए हो रहा है। अब बीजेपी के पार्षद ज्यादा जीतेंगे तो चेयरमैन बनेगा, चेयरमैन बनेगा तो विकास होगा। बीजेपी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नाते से काम करती है, ये बात जनता जानती है और इसलिए बीजेपी जीत जाती है। मैंने आपको ये भी कहा कि जो सेवाभावी पार्षदों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि बूथ लेवल तक हमारे नीचे कैडर। देखिए मनीष जी, वो उनका एनालिसिस था, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे सवाल पर आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी लोग वोट डाल रहे हैं और उसका जो भी नतीजा होगा, जहां जहां आपके बोर्ड है उनके कामकाज पर मोहर लगेगी या तो नहीं लगेगी? नहीं लगेगी तो आप स्वीकार कर पाएंगे क्या कि हाँ वो बोर्ड उतना एक्टिव नहीं था? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि लोग आपके 5 साल के बोर्ड के कामकाज पर वोट क्यों नहीं डालेंगे? आपको ये आप क्यों चाहते हैं कि लोग सरकार के 1 साल पर ही वोट डालें? कुछ छुपा रहे हैं आप? नहीं, हमने कभी नहीं कहा। हम तो यही चाहते हैं जो हमने सेवाभावी, मैंने आपको पहले शब्द इसीलिए उच्चारित किया कि जो बीजेपी के सेवाभावी पार्षद है, जो लोगों की निगाहों के सामने रहते हैं, नाली गटर साफ कराते हैं, उनकी जो भी आवारा पशुओं की बात है, सड़कों की गंदगी की बात है, स्वच्छ भारत अभियान की बात है, घर घर कचरा संग्रहण की बात है, LED लाइट लगाने की बात है, वो सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, पार्षदों ने किया। इसलिए ही तो हम जीतने का दावा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा इशू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। ये तो मैंने आपको कहा लोकल मुद्दों पर है, और लोकल मुद्दे बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि हमारे 52,000 बूथों पर 10 लाख विधानसभा चुनाव भी तो लोकल मुद्दों पर थे। इसलिए देखिए टिकटों की मारामारी। मनीष बारिक जी, मैं समझ, फिर बात वही है कि फिर विधानसभा चुनाव भी तो लोकल मुद्दों पर थे, वो कौन से राष्ट्रीय मुद्दों पर गए? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर जब बात गई तो वहां पर तो आप 24+1 की स्थिति में आ गए, लेकिन जो स्थानीय मुद्दों पर था वहां पर आप ऐतिहासिक डाउनफॉल पर तो गए हैं। 163 से सीधे 70 की लाइन पर आना। मैं आपसे आगे बातचीत करता हूं। मैं इधर दरअसल यूनुस चोपदार जी, मैं माफी चाहता हूं, दरअसल कम्युनिकेशन में कोई मिस्टेक रही, मैं अभी तक आपको यूसुफ बोलता रहा, आई एम सॉरी। यूनुस चोपदार जी, मनीष जी आऊंगा ना मैं, अभी आप और मैं ही तो बात कर रहे थे, अब यूनुस जी को भी शामिल करना चाहता हूं। यूनुस जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जोरदार तरीके से तो लिया कांग्रेस ने निकाय चुनावों को, मानो रसूख से जुड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी एक कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। जब सरकार का ही एक चेहरा आकर यह बोले कि सरकार ने यह फैसला लिया है और सरकार को इसको रीथिंक करना चाहिए, उसके बाद सरकार रीथिंक करे, वो चेहरा भी तो सरकार का हिस्सा था, जिसका मतलब यह है कि जो भी टीम लगी थी वो कोऑर्डिनेशन में नहीं थी। देखिए, ये मंत्रालय का फैसला था, शांति धारीवाल जी के मंत्रालय का फैसला था, स्वायत्त शासन विभाग का, और उस बात को लेकर जब सारी बातें सामने आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और नेतृत्व ने दखल दिया, तो उस बात को हमने स्वीकार किया। हमने उस बात को लेकर टालमटोली नहीं की। ये एक बड़ा दिल था सरकार का, सरकार ने स्वीकार किया। सरकार के धड़ों को पता नहीं था कि सरकार कर क्या रही है। मैं इस ओर इशारा कर रहा हूं, जिसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन में शायद कमी थी। सर, मैं इसको एक सेंटेंस में समाप्त करना चाह रहा हूं। हाँ। जो कार्यकारिणी का या मंत्रिमंडल का जो फैसला होता है वो सोलली और कलेक्टिवली होता है। हाँ, हाँ। वो अलग अलग नहीं होता कि ये मंत्रालय इसका, ये मंत्रालय उसका। जब फैसला हो जाता है तो मंत्रिमंडल का होता है। हाँ। नहीं तो अगर किसी बात पर भिन्नता आ रही है तो उस पर विचार किया, ये नहीं कि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। बिल्कुल नहीं, विवाद की स्थिति तो हुई है। ये मामला केंद्रीय आला कमान तक भी पहुंचा पार्टी के। यूसुफ जी, यूनुस जी, आप भी जानते हैं। धारीवाल जी समझाने के लिए गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, वो नहीं समझे। उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से जो कुछ कहा, और हस्तक्षेप तो दिल्ली के लेवल से भी हुआ। बाद में सारा परिवर्तन हुआ। हस्तक्षेप तो दिल्ली के लेवल से भी हुआ। जी, तब मान लेना। यूनुस जी, कोई दिक्कत नहीं है। स्वीकार किया इस बात को कांग्रेस ने। इस बात को स्वीकार किया और उस बात को लेकर बिल्कुल स्थिति स्पष्ट की गई। हाँ, तो सर मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोऑर्डिनेशन की कमी है, यूनुस जी, मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए ऐसा दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो फिर हो सकता है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। दूसरी बात यह कि आप लोगों ने घोषणा पत्र भी निकाय चुनावों के लिए जारी किया, ये एक अच्छी पहल है, लेकिन घोषणा पत्र इतने टिप ऑफ द पॉइंट आकर जारी होता है कि लोगों के पास तो उसे पढ़ने का, समझने का मौका ही नहीं मिल पाता। नहीं, देखिए, अगर आपको विकास की बात करनी है, अगर आपको तरक्की की बात करनी है, तो आपको समय देना। 2 सेकंड यूनुस जी, मैं 2 सेकंड आया आपके पास। हुई है वो ठीक हो सके, मीडिया से मुखातिब है, नालियां ठीक हो सके, मतलब कुल मिलाकर
लोग बहुत जागरूक हैं। आप देखना परिणाम बड़े चौंकाने वाले होंगे। अच्छा कल्ला साहब, एक सवाल बनता है आपसे, बहुत वरिष्ठ हैं आप, बहुत काबीना मंत्री रहे अलग अलग के, कितना अंतर है जब राज्य का चुनाव होता है और ये चुनाव होता है, किस तरह से अंतर महसूस करते हैं आप? इसमें स्थानीय समस्याओं को लोग ध्यान में रखते हैं। पिछले 5 वर्षों में कैसे किसने संभाला, उससे पहले किसने संभाला। पाटों पे आप जाकर के देखेंगे तो लोग गोविंद नारायण जी से लेकर जनसेवी डॉक्टर धनपत राय से लेकर और प्राय जितने भी अध्यक्ष, महेश सिंह जी अध्यक्ष रहे, अशोक जी आचार्य रहे, और हमारे इसी वार्ड के जो हैं पारिक साहब जो है वो रहे। तो उन सबका मतलब क्या है कि आंकलन करके बताते हैं किसके काम में क्या हुआ, किसके वक्त सड़क बनी, किसके वक्त नाली बनी, किसके वक्त प्रकाश व्यवस्था ठीक हुई। सारा लोग इतिहास जानते हैं और कुल मिलाकर के लोग अच्छे पार्षदों को चुनते हैं ताकि वो वार्ड की चौकसी कर सके। वार्ड की मुझे अभी आप समझो मैं 10 वर्ष बाद पुनः विधानसभा में पहुंचा हूं, तो जब मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहा हूं। लोगों ने कहा कचरा पड़ा हुआ है, नाली साफ नहीं हुई, सीवरेज चौक पड़ी है। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि मतलब सारे लोग इस बात को सब, मैंने कहा भैया मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं, तो लेकिन उन्होंने तो मिलते ही हैं। पर एक चीज और नजर आ रही है, कांग्रेस स्थानीय मुद्दों की बात करी और भाजपा के नेता जब यहाँ पर आते हैं, सभा होती है, प्रदेश अध्यक्ष तो ये कहते हैं वार्ड अपनी जगह है, लेकिन आप देश के बारे में सोच के वोट कीजिए। तो इसके क्या मायने हैं? क्या भाजपा इस चुनाव को भी राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सोसेबाजी पे चुनाव लड़ती है और कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा के पिछले चुनाव में ये कहा था कि हम 15 लाख रुपया हर एक के खाते में डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, ये सब मतलब झांसे साबित हुए। तो जनता सब समझती है। इस बार कौन से मुद्दे आप देख रहे हैं? बड़ी खबर मुझे मिल रही है इस वक्त उदयपुर से, वार्ड नंबर 50 में हंगामा हुआ है। पुलिस ने यहाँ जो कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे उन्हें वहां से खदेड़ा है। भीड़ खदेड़ने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। मतदान केंद्र के पास प्रचार किया जा रहा था। ये बड़ा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। ये खबर हमारे पास उदयपुर से मिल रही है। देखिए, आज दिन भर में जैसा कि हमेशा शाम होते होते कहा जाता है कि छिटपुट घटनाओं के बीच, तो छिटपुट घटनाओं की कड़ी में ये दूसरी खबर मिल रही है। इससे पहले एक खबर मिली थी, किसी वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। अब खबर मिल रही है कि उदयपुर के वार्ड नंबर 50 में हंगामा हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी कपिल से। कपिल, हुआ क्या वहां पर एग्जैक्टली? जी देखिए, वार्ड नंबर 50 उदयपुर के जो नगर निगम है उसमें बेहद महत्वपूर्ण वार्ड माना जा रहा है, क्योंकि वहां से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष चंचल अग्रवाल मैदान में, तो वहीं कांग्रेस ने एक युवा चेहरे गौरव प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में दोनों ही जो पार्टी उनके कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था और वे प्रचार करते हुए 200 मीटर के अंदर तक पहुंच गए। मतदान केंद्र के समीप प्रचार करने के चलते पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कि आमने सामने एक दूसरे के सामने प्रचार कर रहे थे। पुलिस की समझाइश जब काम नहीं आई तो जो सूचना है उसके अनुसार पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और वहां पर जो 200 मीटर के अंदर जो कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे उन्हें 200 मीटर के बाहर खदेड़ा है। वहां पर अभी भी पुलिस का जाब्ता तैनात है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद में सभी कार्यकर्ता वहां से तितर बितर हो चुके हैं और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है। जी चलिए कपिल, आप नजर बनाए रखें, एक रिएक्शन इस पर मैं, चूंकि मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं इसीलिए मैं लेना चाहता हूं। मनीष पारीक जी, हालांकि दोनों ही दलों के कार्यकर्ता थे जो आज प्रचार की रौ में बह गए और 200 मीटर के अंदर आ गए बूथ के प्रचार करने के लिए। ऐसे वक्त पर मुझे लगता है आप लोगों ने कार्यकर्ताओं को तो सारे नियम अच्छे से समझाए ही हैं समय समय पर, तो उनका क्या हुआ और इस पर पार्टी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करती है, ये सवाल मेरे आपसे रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, मैं जल्द हाजिर हो रहा हूं।